नमस्कार मेरे सभी छात्र एवं छात्राओं, बबुआ एंड बबनी। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का। पिछले क्लास में आप लोगों ने हिंदी व्याकरण की जो मूलभूत परिभाषा थी उसका अध्ययन किया। उसके पश्चात आपने जाना कि हिंदी व्याकरण के कुल कितने भेद होते हैं। मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण के एक एक भेदों से अवगत कराया था। तो बबुआ एंड बबुनी है ना, आप बताओ कि हिंदी व्याकरण के कुल कितने भेद है ना। निश्चिततः 5 भेद। कौन कौन सा? तो पहला था वर्ण विचार, दूसरा आपका शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा चिन्ह विचार और पांचवा था छंद विचार। तो अब हम एक एक करके हिंदी व्याकरण के जितने भी भेद हैं उन सब का क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे? तो हम लेंगे वर्ण विचार को। किसको? वर्ण विचार को। लिख देता हूं मैं सर्वप्रथम वर्ण विचार। तो कल के क्लास में यानी बीते हुए क्लास में हमने जाना था कि वर्ण किसे कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे मुख से निकलने वाली वह सबसे छोटी इकाई, हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े या खंड नहीं कर सकते, यानी आवाज का जो सबसे छोटा रूप होगा जो हमारे मुख से बाहर आएगा, इसी आवाज के सबसे सूक्ष्मतम रूप को हम क्या कहते हैं? तो हम वर्ण कहते हैं, है ना। यानी ये जो ध्वनि होगी ये मूल ध्वनि होगी, अर्थात हमारे मुख से निकलने वाली मूल ध्वनि को हम क्या कह सकते हैं? वर्ण कह सकते हैं। और बबुआ और बबुनी लोग, मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप यह जान लो कि इस वर्ण का अध्ययन हम हिंदी व्याकरण के जिस शाखा में करते हैं उसे ही वर्ण विचार कहा जाता है। हाँ, तो मैं लिख देता हूं वर्णों का अध्ययन। वर्णों का अध्ययन वर्ण विचार कहलाता है। तो वर्णों का अध्ययन क्या कहलाता है? वो वर्ण विचार कहलाता है। और वर्ण किसे कहते हैं? तो मैं आपको कल भी मैंने बताया था और मैंने आज भी कहा है कि वह मूल ध्वनि, लिख दे, लिख देता हूं मैं, कल के दिन भी मैंने लिखा था और मैं फिर दोबारा लिख रहा हूं। वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सके, उसे वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? तो बबुआ
और बबुनी लोग, उसे हम वर्ण कहते हैं। हाँ, अब एक सवाल मैंने आप लोगों से पूछा था, कल मैंने कहा था इस प्रश्न का उत्तर आपको बताने के लिए कमेंट सेक्शन में कि हमारे हिंदी व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर भी दिया है। चलिए, मैं उन सभी छात्र एवं छात्राओं को धन्यवाद कहना चाहूंगा जिसने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया है। तो आप सभी इसी प्रकार से सचेत रहें, अपने पढ़ाई के प्रति अपना सब कुछ समर्पित कर दें, क्योंकि बाबू आप जो कर रहे हो, आपके पेरेंट्स जो आपके लिए कर रहे हैं, जो आपके अभिभावक हैं, वो आपके लिए दिन रात एक कर रहे हैं, तो आपका भी है कर्तव्य बनता है कि आप भी उनके लिए और अपनों के लिए प्रयास करें, ताकि आपका आने वाला समय उज्जवल हो सके। तो चलिए, अब हमें यह जानना है कि हिंदी व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो बताया था आपने, आपके कई बातों को मैं यहां लिख देता हूं। हिंदी व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या बावन है। कितने हैं? तो 52 है ना। अगर आप इस प्रकार से 52 नहीं समझ पा रहे हो तो मैं अंग्रेजी वाला 52 लिख देता हूं, 52 है ना। अब आप समझ गए होंगे, है ना। तो ये हिंदी व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। और इन 52 वर्णों को हम कई रूपों में विभाजित करते हैं, लेकिन मूलभूत हिंदी में आने वाले वर्णों को 2 भागों में क्या किया जाता है? बांटा जाता है। तो हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम वर्णों के भेद लिखेंगे, वर्णों के भेद। इसे ही आप क्या कहते हो? प्रकार भी कहते हो। तो वर्णों के मुख्यतः 2 भेद हैं। कितने भेद? 2। है ना। आप कॉपी कलम भी अपने साथ रखें और साथ ही साथ लिखने का क्या करें? अभ्यास करें, जिससे आपकी लेखनी सुंदर होगी। और आप बाबू जानते हो कि भविष्य में आपकी लेखनी का ही आपके व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होगा। तो चलिए, अब आगे हम लोग जानते हैं। कुछ बच्चे कल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर रहे थे कि सर, आप जब हिंदी पढ़ाते हैं ना, तो आपका जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। आप बिल्कुल शालीन किस्म के लगते हो, जबकि आप व्यक्तिगत रूप से ऐसे हो नहीं। आप तो हंसा हंसा कर पढ़ाते हो हमें, है ना। क्लास में आप कई तरह की बातें करते हो, लेकिन हिंदी के समय आप ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो बहु हम जैसा ज्ञानार्जन करते हैं, हमारा व्यक्तित्व उसी अनुरूप क्या हो जाता है? ढल जाता है। जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम बहुत सी ऐतिहासिक चीजों का अध्ययन करते हैं, है ना। वहां हर तरह की बातें आपको सुनने को मिलेगी। अब आप ले लो ना भाई, अकबर, उसने हजारों विवाह की, बहुत सारा, उसकी मतलब हरम में कितनी पत्नियां थी इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। कितने लोगों के साथ जो है उन्होंने अपने जिंदगी के पल बिताए, इन चीजों की भी हम व्याख्या नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जो भाषा है ना, वो बड़ी शालीन है, बड़ी सौंदर्यता है इस भाषा में। तो हमें चाहिए कि हम संसार के समक्ष जब इस भाषा को प्रस्तुत करें तो यही सौंदर्यता, यही शालीनता प्रत्येक शिक्षक में या अध्यापक में मौजूद होना चाहिए, ताकि बच्चे हमसे ये सारी चीजें सीखें।
चलिए अब आगे जानते हो। तो वर्ण कितने प्रकार के, तो बबुआ एंड बबुनी लोग वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो है, सबसे पहले वाले को बाबू हम कहते हैं स्वर वर्ण, है ना। कौन सा वर्ण, स्वर वर्ण। और दूसरा जो है वो कहलाता है आपका व्यंजन वर्ण। दूसरा क्या कहलाता है आपका, व्यंजन वर्ण। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि वर्ण मूलभूत कितने प्रकार के, तो दो, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। चलिए तो अब हम लोग एक एक करके ना स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में जान लेते हैं। मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा उत्सुक है कि सर आप शीघ्रतम हिंदी हमें बताइए, हिंदी व्याकरण का ज्ञान हमें दीजिए ताकि हम आगामी आने वाले परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए बबुआ अब हम लोग इस चीज पर फोकस करते हैं, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला ये है वह क्या है, स्वर वर्ण। देखिए स्वर वर्ण वह वर्ण है जिसको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। यानी यह ऐसा वर्ण है जो स्वयं उच्चारित होता है या स्वयं की सहायता से बोला जाता है या उच्चारित किया जाता है। जैसे आप कोई अ बोलते हो, कभी आप अ बोलते हो और कभी आप आ बोलते हो। तो आप कल्पना करो जब आप अ बोलते हो तो यह एक मात्रिक है, अर्थात इसमें एक ही मात्रा का प्रयोग हुआ है। भाई एक मात्रिक है और यह कितना मात्रिक है, तो यह दो मात्रिक है क्योंकि इसमें दो अ है। कितने अ है बाबू, दो अ। अब आप बताइए, आप एक आम खाओगे तो क्या आप उतना ही समय लगेगा और दो खाओगे तो उतना ही समय लगेगा? निश्चितता हमें एक आम को खाने में जितना समय लगेगा उससे दोगुना दो आमों को खाने में लगेगा। तो उसी प्रकार जब हम एक मात्रिक वर्ण को बोलते हैं तो हमें कम समय लगता है और जब हम द्विमात्रिक शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें अधिक समय लगता है। तो बाबू मेरे इसी आधार पर मैंने कहा ना कि या तो स्वयं उच्चारित होगा या स्वयं की सहायता से, यानी इसको किसी दूसरे के मदद की जरूरत नहीं है, या तो अपनी इच्छा से या फिर अपने लोगों की इच्छा से। तो वह वर्ण जो स्वयं या स्वयं की सहायता से उच्चारित होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसे स्वर वर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत? अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप निश्चिततः कमेंट करके हमें अपने विचार साझा कर सकते हैं। तो बाबू अब हमें क्या जानना है? अब हमें जानना है कि हिंदी व्याकरण में कुल स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी व्याकरण में कुल स्वर वर्ण कुल स्वर वर्णों की संख्या 11 है।
11 है। अब 11 कौन कौन से है ना, ये भी जान लेते हैं। ओ आ हर्षही दीर्घई हर्षहु दीर्घऊ ए ऐ ओ औ और अंत में है री। हालांकि री विवादित, बहुत सारे व्याकरणकर्ताओं का कहना है कि री जो है ना, उसे स्वर वर्ण की श्रेणी में रखा जाना नहीं चाहिए। ये विवाद का विषय है, हालांकि ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये भविष्य में देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल हमें री का अध्ययन कहाँ करना है, तो स्वर वर्ण के अंतर्गत करना है। चलिए, तो हिंदी व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 और उसमें से स्वर वर्ण कितने हैं? 11। अब हम लोग जानेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। किसके बारे में? व्यंजन वर्ण, है ना। तो लिख लेता हूं मैं व्यंजन वर्ण। अब ये व्यंजन वर्ण कैसे वर्ण है? तो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जो कि स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं, अर्थात वैसे वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से ही बोले जा सकते, उन वर्णों को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, है ना। वह वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारित होता है, उच्चारित होता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब हिंदी व्याकरण में कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होगी? तो हिंदी व्याकरण में कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। कितना है? 33, है ना। हिंदी व्याकरण में कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? बबुआ एंड बबुनी लोग, आपको अच्छे से याद रखना है, तो इसकी कुल संख्या 33 है ना। ये है कौन कौन सा? चलिए इसको भी हम लोग जान लेते हैं। सर्वप्रथम हमारे क वर्ग में आने वाले सारे वर्ण। अब आप बताओ क वर्ग में कौन कौन से आएंगे? तो क, ख, ग, घ, अंघ। उसके पश्चात च वर्ग,
च, छ, ज, झ, य, है ना। इसके पश्चात क्या है, ट वर्ग। इसके अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य न, फिर त वर्ग, त, थ, द, ध, दंत न, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, और अंत में जो है वो क्या है, य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और आपका ह। देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो हमारे कितने हो गए व्यंजन वर्ण, तो कुल व्यंजन वर्णों की संख्या है 33। आपको अच्छे से याद रखना है। तो 33 व्यंजन वर्ण और 11 हमारा क्या है, तो 11 है हमारा स्वर वर्ण। तो 33 और 11 कितने हो गए, 33 और 11 हो गया वो 44। तो 44 तो आपका क्लियर हो गया, स्पष्ट है कि हमारे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, 44। अब इसके पश्चात जो 8 बच जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो सबसे पहले 8 में से 2 को कहा जाता है अयोगवाह। क्या कहा जाता है, अयोगवाह। आपको ये याद रखना है, अनुस्वर और विसर्ग, अनुस्वर ये जो ऊपर हम बिंदु डालते हैं, और विसर्ग इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है अयोगवाह। ये आपको याद रखना है। इसकी संख्या कितनी है, 2। इसके पश्चात आपके संयुक्त व्यंजन वर्ण है। संख्या लिखते चलना है, हाँ संख्या लिख लीजिएगा। संयुक्त व्यंजन वर्ण अर्थात वैसे व्यंजन वर्ण जो कई व्यंजन वर्णों के मेल से बने होते हैं, ऐसे व्यंजन वर्णों को हम संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी है, तो बाबू इसकी संख्या है 4। कौन कौन सा, पहले है आपका अक्ष, त्र, ज्ञ और अंत में है आपका श्रवण, है ना, श्रवण कुमार, इसी से बोलता है श्रवण कुमार। तो हमारे हिंदी व्याकरण में संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी, तो 4। तो अब देखिए आपका 4 और 2 ये निपट गया, आपका कुल हो गया 6। तो 44 और 6 50। अब बच गए हमारे 2। तो 2 कहते हैं हिंदी व्याकरण के अपने व्यंजन वर्ण, या इसी 2 को कहते हैं हम तल बिंदु वाले व्यंजन वर्ण। याद रखिएगा, इन 2 को क्या कहा जाता है, तल बिंदु वाले व्यंजन वर्ण, या इसी को हम कहते हैं हिंदी व्याकरण के अपने व्यंजन वर्ण। और इसकी संख्या कितनी है वो, तो इसकी संख्या है 2। ये दोनों जो र है ना, आप जो लिखते हो, ये इन दोनों को मिलाकर हिंदी व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या होती है 52। तो आज हम लोगों ने वर्ण विचार का अध्ययन किया। वर्ण विचार में हमने जाना कि हिंदी व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। फिर हमने एक एक करके जाना कि हम किसको क्या कहते हैं। हमने देखा कि हमारे हिंदी व्याकरण में 11 स्वर वर्ण है, 33 मूल व्यंजन वर्ण है, 2 अयोगवा है,
4 संयुक्त व्यंजन वर्ण है और 2 तल बिंदु वाले व्यंजन वर्ण है। तो आज हमने यहां तक जाना है। अब आने वाले क्लास में हम जानेंगे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के भेद, और इन भेदों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। अब हम अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।